नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अधिगम अक्षमता, जिसे कहेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे इस टॉपिक से संबंधित जो है आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो है जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से 101% आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे और मैंने सारा कुछ आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को यहां पर आज मैंने दिया है। ठीक है, तो एक एक जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना और इसका नोट्स बना लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट में जो है मैं आपको इससे 40-35 तकरीबन 35 से 40 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। कुछ जो है नए क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और उनको बताना कि ये टॉपिक तैयार कर ले, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, वो वीडियो देखते हैं। प्लीज चैनल को भी आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक्स के संबंध में, सीटेट के संबंध में आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको जरूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, इसको जान लेते हैं। तो ये जो है सीखने की अक्षमता को दर्शाता है। जब भी कोई कार्य आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और उस कार्य को करने में असफल हो रहे हैं किसी कारण की वजह से, उसी को कहते हैं अधिगम अक्षमता। ठीक है, और वो अधिगम अक्षमताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। तो आइए उन जो है अधिगम अक्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला जो है अधिगम अक्षमता है डिसलेक्सिया। बहुत कॉमन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है एक पठन विकार होता है। इसमें बच्चा पढ़ने पढ़ने में इसको कठिनाई होती है। भाषा को पढ़ने में, जैसे उसको न्यूज़पेपर दे दोगे ना, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, शब्दों को सही से पहचान नहीं पाता कि ये का लिखा है कि खा लिखा है, क्या लिखा है, इसके बारे में उसको समस्या होती है। तो इसलिए इसे कहते हैं एक पठन विकार है। इसमें बच्चा जो है अक्षर ध्वनि के बीच में संबंध को जो है समझने में उसको मुश्किल होती है। इसलिए हमने उससे कहा कि आप उसे अगर कहोगे कि इस लेटर को पढ़ो, APPLE, इसे क्या कहेंगे, तो वो शब्दों को नहीं पढ़ेगा। ए, फिर उसको पी को जो है क्यू बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, है ना। तो ये अधिगम अक्षमता को दर्शाता है, पठन संबंधी अक्षमता को दर्शाता है। ठीक है, सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है डिसग्राफिया। अब जैसा कि ग्राफिया लिखा है ना, तो ग्राफ ग्राफ कहाँ होता है, जब आप लिखते हो तो पैराग्राफ चेंज करते हो ना, तो इससे हो जाता है हमें याद करने के लिए कि ये एक लेखन संबंधी विकार है, लिखने संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है शब्दों को, अपने विचारों को लिख नहीं पाता। उससे कहोगे पी पी लिखो, तो वो क्यू लिख देगा। वो पी लिखेगा तो कहो उल्टा पी लिख दे। ए बोलोगे तो वो बी लिख देगा, है ना। ई बोलोगे तो वो एम लिख देगा, कुछ भी, मतलब उल्टा फुल्टा लिखता है। तो ये एक लेखन संबंधी विकार है। इसमें जो है हम खराब लिखावट को भी रखेंगे लेखन संबंधी में। अक्षरों के बीच जो है सही से तालमेल ना बिठाना। अब पता चला, जैसे ए एप्पल है, APPLE ऐसे लिखना है, और यहां पे बच्चा लिख रहा है ए ऐसे लिख रहा है, तो खराब लिखावट को जाना जाता है। ठीक है, सीधी लाइन में नहीं लिखेगा, है ना, सा को वाज लिखेगा, तो यहां पे लेखन संबंधी विकार है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, इनका महत्व तो है, ध्यान रखिएगा। ये सब सुनना है आपको, ऐसा नहीं है, ये मत सोच लेना कि बस ऐसे ही है केवल। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, तो ये एक गणना संबंधी विकार है, जहां पे बच्चा जो है 2+2 4 होता है, ये नहीं कर पाता। आप उससे बोलोगे कि एक टॉफी आपको मिली और एक टॉफी आपकी बहन को मिली, है ना, तो आप दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं, दोनों को अगर आपने मिला दिया तो कितनी इस तरीके की गणनाएं जो है, मैथमेटिकल जो है गणनाओं को नहीं समझ पाता है। ठीक है, जो प्लस माइनस गुणा भाग जैसे जो है ये जो सिंबल्स हैं, इनको नहीं समझ पाता। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आ जाते हैं डिस्थीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है। यहां तक तो 3 चीजें तो सब बच्चों को पता होगा। डिस्थीमिया क्या होता है, ये एक तनाव संबंधी विकार है। ठीक है, तनाव संबंधी विकार है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है तनाव में रहता है,
किसी ने जरा सा डांट दिया तो एकदम से जो है मुंह फुला के बैठ जाएगा, है ना। इस ये एक मनोदशा विकार माना जाता है, साइकोलॉजिकल विकार है। इसमें बच्चा जो है चिड़चिड़ा रहता है, उदास रहता है। अगर उसकी कहना नहीं माना तो एकदम से जो है मुंह फुला के बैठ जाएगा, कोने में बैठ जाएगा, चिड़चिड़ाएगा, सामान फेंकने लगेगा। तो इस तरीके के विकार को हम डिस्थीमिया कहते हैं, तनाव संबंधी विकार। अवसाद में चला जाता है बच्चा, है ना। बहुत ही बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा उदास उदास रहेगा, कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। इस तरीके के अगर जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसे डिस्थीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटिज्म, जिसे कहते हैं स्वालीनता विकार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये सामाजिक संबंधों में कठिनाई होती है बच्चे को। ऑटिज्म में क्या होता है, ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार होता है, जो व्यक्ति के, जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार को या उसके संपर्क को जो है प्रभावित करता है। अब सामाजिक संबंध लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं करता बच्चा एक दूसरे के साथ। जैसे दोस्तों के बीच में खड़े होकर बतियाते हैं ना, सगे संबंधियों के साथ बतियाते हैं, है ना, उनके भाइयों, अपने चचेरे भाइयों के साथ, या फिर अपने मामा के बच्चों के साथ बातें करते हैं ना, गप्पे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इस तरीके की जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं करता है बच्चा। बच्चा जो है शब्दों का दोहराव बहुत करता है और ऐसी हरकतें करेगा जैसे बार बार हाथ पैर हिलाना या मुंह में बार बार रगड़ना, इस तरीके के वो करता है, ठीक है। दोहराव वाले मुक्त व्यवहार करता है। बहुत ही कॉमन होता है कि इसका कोई दोस्त हो, ज्यादातर जो है आउटसाइड में, जो कि घर से बाहर निकले और किसी को दोस्त बना लिया, ऐसे जो है संबंध इसके नहीं होते ऑटिज्म से व्यक्ति के, ठीक है। यहां पे बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये एक जो है लेखन, पठन, वाचन, गणना संबंधी विकार है। हम कह सकते हैं कि ये एक से अधिक वाला विकार है। डिस्प्रेक्सिया में एक से अधिक विकार जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया में आएगा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, तो ये भोजन ग्रहण संबंधी जो है विकार माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जिसको ये बुलिमिया नर्वोसा होगा वो या तो अत्यधिक भोजन ग्रहण करेगा और या तो खाना को देखते ही वोमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, या तो खाना देख करके उल्टी कर देगा या अत्यधिक भोजन करने की चाह रहती, हर वक्त भूखा ही रहेगा। तो बुलिमिया नर्वोसा इसे कहेंगे, ठीक है। आठवां है लोकोमोटर क्षमता, इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक शारीरिक विकलांगता को दर्शाता है। जैसे चलने और फिरने में असमर्थ होगा बच्चा, है ना। एक जगह खड़े रह करके अपने आप को बैलेंस बनाने में उसको असमर्था होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो है शारीरिक असमर्थता को ये दर्शाता है। मायोपिया क्या होता है, ये दूरदृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं, जहां पर हमें दूर का तो साफ दिखाई पड़ता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहां दूरदृष्टि दोष है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। दूर का तो साफ दिखाई पड़ता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखाई पड़ता। और प्रोजेरिया में क्या होता है, प्रोजेरिया क्या होता है, अब प्रोजेरिया में क्या होता है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। तो कई, एक पिक्चर आई थी पीकू, ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन होता है और वो बुढ़ा बुढ़ा दिखता है ना, बच्चे जैसा ही होता है, छोटे में ही वो बुढ़ा। उसका पिक्चर का नाम मुझे नहीं आ रहा है, अगर आपको नाम याद हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो प्रोजेरिया में क्या होता है, कम आयु में वृद्धा, बूढ़ा जैसा जो है लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये एक निकट दृष्टि दोष है, जहां पे निकट का तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन इसे दूर का साफ नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। अब क्या कहते हैं, अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं, ये एक भाषण संप्रेषण संबंधी विकार है। तो यहां पे क्या होता है, बच्चा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन में जो है उसको दिक्कत होती है, तो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार कहेंगे, इसे कहेंगे अफेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिमेंशिया। क्या होता है, तो डिमेंशिया में क्या होता है, बच्चा जो है, इससे ग्रसित वाले बच्चे में स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है, याददाश्त का कमजोर होना कह सकते हैं। अब चूंकि याददाश्त कम होगी तो तर्क नहीं कर पाएगा। अब जैसे अक्सर जो है शादीशुदा आदमी, ऐसा होता है ना कि डिबेट हो रही होती है, एक दूसरे मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो बहस करने लगते हैं,
तो बहस में जो है वो तर्क नहीं कर पाते। फिर हम लोग अक्सर कहते हैं कि अरे यार, ये पॉइंट जो है मैं उस समय बोल करके मैं ये अपनी लड़ाई जीत सकता था। तो इसी को हम डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। बात यहाँ पे समझना, याददाश्त, बच्चा क्या है, उसको चीजें याद नहीं होंगी, चाहे जितना कोशिश करोगे याद ही नहीं हो रही, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर है। अभी बताया उसके बाद भूल गया, 1 घंटे बाद भूल गया, 2 घंटे बाद भूल गया। तो यहाँ होता है, उससे किसी भी चीज पे तर्क करोगे ना, तो वो तर्क नहीं कर पाएगा, अपना सही से उत्तर अपना प्रेजेंट नहीं कर पाता। ठीक है। डिस्नोमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति की शब्दों, नामों या वस्तुओं को याद करने की क्षमता को कमजोर करता है। तो डिस्नोमिया में क्या होता है, ये जैसे होता है कि अगर उसको नाम पूछोगे तो नाम अक्सर जो है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि डिस्नोमिया होता है कि वो नाम याद नहीं रखते, नाम याद नहीं रख पाते, तो इसे डिस्नोमिया कहते हैं। डिस आर्थोग्राफिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्तनी संबंधी, व्याकरण संबंधी जो है विकार होता है। ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, तो ऑडिटरी मतलब यहां पे श्रवण संबंधी विकार है, सुनने में उसको समस्या होगी, है ना, तो सुनने में समस्या होगी, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर में एक होता है संगठनात्मक जो है पठन संबंधी विकार है। ठीक है। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, स्वयं के बारे में हमेशा भ्रमित रहना, जैसे अपनी खूबसूरती के बारे में भ्रमित रहना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ पे कोई भी कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं ये पहन लेता हूँ तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ, तो इस तरीके के जो है भ्रमित रहना। शारीरिक, विशेषकर जो है शारीरिक रूप में डिस्मोर्फिया। ठीक है। एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रोफोबिया में क्या होता है, व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, तो ज्यादा ऊंचाई पे ले जाओगे ना तो उसे ऊंचाई से डर लगेगा, पहाड़ पे, ऊंची वाली बिल्डिंग पे, तो इस तरीके की जगहों से उसे डर लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से, अगर इसको एक्रोफोबिया को खत्म करना है, तो ऐसी जगहों पे उसको एक्सप्लोर कराइए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पे ले जाइए। 20वां है मिथोमेनिया। अब मिथोमेनिया में क्या होता है, झूठ बोलने की उसे आदत होती, अतिशयोक्ति की, बढ़ा चढ़ा के, है ना, बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें करेगा, और झूठ बोलने की उसकी अक्सर आदत होगी। ठीक है। एक्वाफोबिया में क्या होता है कि इसे पानी से डर लगता है, गहराई में पानी, पानी से डर लगता है, और ज्यादातर गहराई में, जैसे उसे नदी में कहीं कुदा दो तो उसे डर लगेगा, है ना, तो इसे कहते हैं एक्वाफोबिया। उसके बाद आ जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है, छोटी जगह या बंद जगहों से घुटन होती है, उससे डर का महसूस होता है। जैसे मुझे, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं बहुत ज़्यादा जो है बंद जगहों में नहीं जा सकता। बंद जगह का मतलब होता है कि कहीं से कोई रोशनी ना हो, कहीं कुछ और ना दिख रहा हो, शीशा ना हो तो बाहर का ना दिख रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे बहुत एक छोटे से नैरो जो है कमरा हो, चारों तरफ से सब कुछ बंद हो, तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगता है। ठीक है, मेरी घुटन होने लगती है, सांस फूलने लगती है। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत लोगों को पानी से डर लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे 22 जो है अधिगम विकार के संबंध में मैंने आज जो है 22 को चीजें कराई है। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपको हर हाल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता पर सर्वप्रथम किसने प्रकाश डाला था, मतलब इन्होंने पहली बार बताया था कि कुछ ऐसा भी होता है जिस जो बच्चों को सीखने में कठिनाई महसूस कराता है। ठीक है, तो जैसे उसको नाम दिया डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया या डिसमोर्फिया, इस तरीके के शब्दों को जो है गढ़ा, तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता के बारे में बताया था सैमुअल किर्क ने। ठीक है, आंसर हो गया सी। एक बच्चे में अधिगम अक्षमता के कारण हो सकते हैं, तो भैया बच्चे में अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है आनुवंशिक कारण से, ठीक है, या फिर जैविक और पर्यावरणीय कारकों से, दोनों तरीके से जो है ये बच्चे में अधिगम अक्षमता देखने को मिल सकता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है, तो अगर हम अधिगम अक्षमता का बात करें तो सबसे सामान्य जो प्रकार देखने को मिलेगा वो है डिसलेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। ठीक है। हालांकि मेरे अनुसार तो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया दोनों प्रकार के जो है सामान्य प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ये टीचिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसी का ही मैंने आंसर आपको दिया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का लक्षण हो सकता है,
तो भैया देखो, पढ़ते समय शब्दों को उलटना या भूल जाना, या सामान्य बुद्धिमत्ता का अभाव, या खेल में रुचि न होना, या अत्यधिक सामाजिक व्यवहार करना। तो देखिए, पढ़ते समय शब्दों को उलटना या भूल जाना ये अधिगम अक्षमता का लक्षण हो सकता है, जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है, पठन विकार कहते हैं, ठीक है। अधिगम अक्षमता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो खासकर उन बच्चों में जिनके परिवार के सदस्यों में अक्षमता पाई जाती है, या औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में, या लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाई जाती है, या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों। तो अधिगम अक्षमताएं उनमें पाई जाती है, उन बच्चों में पाई जाती है जिनके परिवार के सदस्य में जेनेटिकली रूप से वह क्षमताएं देखने को मिलती है, और वो फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ठीक है। यहां पे समझ गए? भारत में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा संगठन सहायता प्रदान करता है? तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है, सोच समझ के इसको नोट कर लेना, ध्यान रखना। तो सही आंसर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा जो है अधिगम अक्षमताओं के बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार करता है, और इसी शैक्षणिक सामग्री से वो सहायता प्रदान करता है। एक और ध्यान रखिएगा, ये अधिगम अक्षमता वाले जो संगठन है वो 3 संगठन है। एक तो भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय, ठीक है, पुनर्वास परिषद हो गया, और एक दूसरा है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विकास संस्था है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। डिस्ग्राफिया, जिसे हम लेखन विकार वैकल्य कहते हैं, मतलब इसमें लेखन विकार होता है जिसमें बच्चा विचारों को लिख नहीं पाता, खराब लिखावट होती है, अक्षरों के बीच में सही तालमेल नहीं बैठा पाता, गैपिंग ज़्यादा होगी तो बिल्कुल ही गैपिंग होगी, सीधी लाइन में नहीं लिखेगा, शब्दों को उलट पुलट लिखेगा, 100 को वाज लिख देगा, इस तरीके से न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख देगा। बात यहाँ पे समझ गए? ये एक क्या है? तो ये 7वें का देखिए आंसर है, ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें अक्षरों और आकार बनाने में उसे परेशानी होती है। जैसे बी को उल्टा बी बना देगा, क्यू को जो है ना इस तरीके से लिख देगा, ठीक है, डब्लू को एम लिख देगा, ठीक। यहां पे बात समझ गए? चलिए, संख्याओं को उल्टा लिखने की समस्या को क्या कहा जाता है? अब संख्या को उल्टा लिखने की समस्या, जैसे कि मैंने कहा था कि बी को डी लिख देगा, डब्लू को एम लिख देगा, तो इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये एक लेखन विकार है, ठीक है। भारत में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा कानून सहायता प्रदान करता है? अब ध्यान रखिएगा, फिर से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था भारतीय पुनर्वास परिषद और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विकास संस्था और एनसीईआरटी। तो यहाँ पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है, ये जो है बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। और ये जो है 1995 की जगह आया था, ठीक है, मतलब ये पुराना है लेकिन 1995 की जगह जो है इसको फिर रिफॉर्म किया गया। बात यहां पे समझ गए? एएसडी, जिसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्या है? अब मैंने आपसे बताया था ऑटिज्म में जहां पे बच्चे का मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला जो है विकार होता है, जहां पे बच्चा सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक जो है व्यवहार नहीं कर पाता, एकदम से चीज़ों को चिड़चिड़ा जाएगा, सामान फेंक देगा, किसी रंग को लेकर के चिड़चिड़ा जाता होगा, है ना, इस तरीके के विकार देखने को। तो सामाजिक संवाद और संचार को प्रभावित करता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल रटा दूंगा मैं इस टॉपिक को, जहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिसलेक्सिया का क्या अर्थ होता है? तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया मैंने बताया था। तो डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जहां पे बच्चा किसी भाषा को समझने में उसको कठिनाई होती है, अक्षर और ध्वनि के बीच में संबंधों को समझने में कठिनाई होती है। अब जैसे पठन विकार है, अब जैसे आप लोग तो काका गागा गंगा ABCD कर लें, और बड़े बच्चों के लिए बताएं जो जो डिग्री धारक होते हैं, जिन्होंने BSc MSc कर रखा है, उनसे कहो कि कोडिंग लैंग्वेज वाली है, कोडिंग वाली भाषा होती है ना, जो कंप्यूटर में कोडिंग, उसको भाषा को समझो, तो हम कह सकते हैं कि वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो बड़ों के लिए हम इस संदर्भ में देखें
तो ये पठन विकार होगा। बच्चों के संदर्भ में आप क ख ग घ अंगा से जोड़ सकते हो, बड़ों के संदर्भ में आप इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप बात यहां पे समझ गए। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति उपयोगी हो सकती है? तो देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए सबसे बहुत बढ़िया जो चीज़ रहेगी वो है मल्टीपल जो है सेंसरी शिक्षण। जैसे देखने, सुनने और स्पर्श आधारित जो है इक्विपमेंट्स का यूज़ करना, उपकरणों का यूज़ करना, इसके माध्यम से सिखाना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है। मायोपिया क्या होता है? साइटेड नियर साइटेडनेस का मुख्य लक्षण क्या है? तो मायोपिया, तो मायोपिया में क्या होता है, मैंने कहा था कि आपको ये दूर की जो है वस्तु स्पष्ट दिखाई तो पड़ती है लेकिन पास की स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया, दूर दृष्टि दोष इसे कहेंगे। ठीक है। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में चुनौती महसूस करा रहा है, उसका सामना कर रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो उसको है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणना संबंधी विकार होता है डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चा गणना या उससे रिलेटेड जो सिंबल्स होते हैं उसको समझने में उसको कठिनाई होती है। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है। तो ये किसका प्राथमिक लक्षण है? तो देखिए यहां पे दिखता है लिखता है, यहां शब्द लिखा है लिखता है, तो यहां पे जब लिखता है तो इसका मतलब है कि ये एक लेखन विकार है जिसे हम कहेंगे डिसग्राफिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? तो न्यूरोलॉजिकल जो है अंतर, ये एक कारण है। अनुचित शिक्षण विधियां, ये इसका कारण नहीं है। जेनेटिक कारक हो सकते हैं, मस्तिष्क की संरचना में अंतर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल अंतर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन यहां पे बी अधिगम अक्षमता का कारण नहीं देखने को मिलेगा। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा, जहां पे सभी जाति धर्म सबको लेकर के जो है शिक्षा प्रदान करना, एक ही छत्र पे मतलब एक ही क्लासरूम में प्रदान करना, इस तरीके की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे अधिगम अक्षमता वाला भी बच्चा पढ़ रहा है ना? तो अगर हम ऐसी शिक्षा की बात करें तो विशेष आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण की योजना बनाना। क्योंकि भैया देखो, एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि उसको सही से साफ साफ सुनाई नहीं पड़ता, तो हम उसके लिए जब सुनाई नहीं पड़ेगा तो हम दृश्य वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं व्यक्तिगत हो गया। अब एक बच्चा जो है देख नहीं पाता साफ सुथरा, तो उसको सबसे आगे क्लास में बैठा लेंगे, है ना? देख नहीं पा रहा तो उसको सुनने ऑडियो वाली सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो क्लास में स्पीकर भी रखेंगे। तो व्यक्तिगत शिक्षण की योजना बनाना, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। अस्थिबधिर बच्चों में डॉट डॉट के होने की संभावना होती है, तो जो जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो उनको किस तरीके की समस्या होती है, किस तरीके के विकार देखने को मिलेंगे उससे बच्चों में? तो अगर जिसको अस्थि बधिर है तो ऐसे बच्चों को हम डिस्ग्राफिया कह सकते हैं, है ना? यहाँ पे क्या होगा कि भाई उंगलियां, ऐसे बच्चों की आमतौर पे क्या होता है, जो मोटर स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो मैंने आपको बताया था, बड़ी मसल्स और छोटी मसल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है बड़ी मसल का प्रयोग होता है, और फाइन मोटर स्किल का मतलब छोटी मसल। तो इनका सही से वो प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि मसल्स उतनी मजबूत नहीं होती, तो इसलिए वो लेखन, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से आता है उसका लेखन विकार। ठीक है, देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब एक और होगा, अस्थिबधिर जो है बच्चों में लोकोमोटिव जो है अक्षमता देखने को मिलते हैं शारीरिक विकलांगता होने के कारण, है ना? क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत नहीं है तो बैलेंस नहीं बना पाते, दौड़ नहीं पाते सही से, तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, चूंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया तो इसलिए आपको वही आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, लोकोमोटिव वाला आंसर नहीं दिया है तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग हकलाने को संबोधित करने के लिए किया जाता है? तो अगर कोई बच्चा हकलाता हो तो उसके लिए हम दीर्घकालीन जो है भाषण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी अक्षमता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, ऑटिज्म। यहां पे बच्चा जो है सामाजिक रूप से बतियाएगा नहीं,
अकेले चुपचाप बैठा रहेगा, दूसरों से बात नहीं करेगा, ज़्यादा शोर शराबा इसे पसंद नहीं है, किसी खास स्पेसिफिक कलर को लेकर के चिड़चिड़ा सकता है ना। तो इस तरीके का चीज़ें जो है व्यवहार देखने को मिलता है ऑटिज्म वाले बच्चे में। हाथ पैर हिलाना ज़्यादा रहता है, ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है। अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी रणनीति होगी उसे तेजी से पढ़ाना, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केवल लिखित सामग्री पर निर्भर कराना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समूह में, ग्रुप्स में बहुत तेजी से गति से पढ़ाना नहीं हो सकता। आंसर हो गया ऑप्शन बी, छोटे छोटे चरणों में शिक्षण और बार बार दोहराना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अफेजिया क्या क्या मुख्य कारण हो सकता है। तो अफेजिया जो होता है ये मस्तिष्क के भाषा क्षेत्रों में क्षति, जैसे स्ट्रोक पड़ जाना। आंसर हो गया ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एक भाषा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल निष्कर्ष के लिए निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया आपको पता है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, तो आंसर यहाँ पे 23 होगा। हस्तलिखित कार्य जमा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना, हमें इसलिए क्योंकि ये एक डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। तो डिमेंशिया में होता है 24 का ऑप्शन अल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो सोच होती है, स्मृति होती है, ये इसको प्रभावित करता है। तो डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। याददाश्त का कमजोर होना। निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगी। अब जो दृश्यवादी मतलब जिसको साफ साफ दिखता ना हो, तो ऐसे बच्चों के लिए हम प्रयोग करेंगे श्रवण टेप, सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे। हस्तलिखित नोट्स, क्योंकि वो तो दृष्टिबाधित है इसलिए लिखे हुए नोट्स को तो देख नहीं पाएगा साफ सुथरा। चित्र और आरेख करना वो नहीं होगा। मानचित्र और ग्लोबल आंसर नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक बच्ची लिखावी में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ये अक्षर की ये लक्षण जो है किस अधिगम अक्षमता। अब देखिए यहाँ पे देखिए, लिखावट में कठिनाई हो रही है, अक्षर बनाने में, और अक्षरों के बीच का अंतराल, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, एप्पल की स्पेलिंग जैसे हमने लिखी ऐसे, अब कोई बच्चा लिख रहा है ऐसे, ऐसा कुछ लिख दिया, तो इस तरीके के जो है हम डिस्ग्राफिया नाम देंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, आलेख वैकल्य इसे कहेंगे, ठीक है। ब्रेल जो है, जो लिपि होती है वो डॉट डॉट पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि किस पर आधारित होती है, तो ये बिंदुओं पर आधारित होती है, ना कि रेखाओं पर आधारित होती है। और इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, नोट कर लेना। अब 6 बिंदु, इसकी खोज किसने की थी, लुई ब्रेल ने की थी, ठीक है। लुई ब्रेल ने की थी 6 बिंदुओं के पैटर्न पर। अब जैसे कि इसमें क्या होता है, 6, जैसे ए अक्षर है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बिंदु होगा। अब ए है तो उसको ए ऐसे होगा, ठीक है। बी के लिए अगर हम 6 बिंदुओं की बात करें तो 2 पैरेलल में हो गए। सी के लिए हम कहेंगे तो ऐसे होगा, वर्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। डी के लिए बात करेंगे तो ऐसे, ठीक है। 1 के लिए बात करेंगे तो 1 एक डॉट हो गया, 2 के लिए तो 2 डॉट हो गया, 10 के लिए बात करेंगे तो डायगोनली जो है 2 हो गया। इस तरीके से बच्चा पढ़ने सीखता है। 6 बिंदुओं पर आधारित जो है ये एक शिक्षण पैटर्न होता है, ठीक है। एक्रोफोबिया के उपचार में कौन सी थेरेपी सबसे प्रभावी है। तो देखिए, एक्रोफोबिया जिसको बच्चे को ऊंचाइयों से डर लगता है,
तो ऊंचाई से डर लगता है, तो इसलिए उसको एक्सप्लोर करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ों पे लेके जाओ, थोड़ा सा है ना, मसूरी, शिमला, यहाँ तक जो है घुमाओ फिराओ इसको। तो 28 का ऑप्शन ए। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? तो डिस्प्रेक्सिया डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर क्या है? तो डिस्प्रेक्सिया में होता है मोटर कौशल और समन्वय में कठिनाई होती है। ऑप्शन यहां पे ए सही होगा। वोलीमिया नर्वोसा डॉट डॉट है, तो ये एक भोजन संबंधी विकार है जहां पे बच्चा या तो अत्यधिक भोजन करता है या फिर भोजन को देख करके उल्टी करने लग जाता है। ठीक है। किस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो संकेत, संकेत में आप बच्चा पढ़ाता है, वो तभी पढ़ता है संकेत में, ठीक है, जब 31वें का आंसर होता है श्रवणवादी, जब उसको सुनाई न देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जिसको पढ़ने में दिक्कत होती हो, शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती हो, भाषा को समझने में दिक्कत होती हो, अक्षर ध्वनि के बीच संबंध को समझने में मुश्किल होती हो, अगर हम ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से हम इसे पढ़ाएंगे। अब अनुकूलन के अनुबंधन विधि का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे को वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए व्यवहार व्यवहार के माध्यम से हम सिखाते हैं। ठीक है। डिसलेक्सिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है डिसलेक्सिया शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार। अब ये ध्वनियों को प्रतीकों, जहां पे ध्वनि को समझने में मैंने आपसे बताया है बार बार, तो ये प्रभावित करता है, तो बात बिल्कुल सही है। 33 का आंसर ए तो बिल्कुल सही है। कारण दिया गया कि ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो पढ़ने और लेखन के कौशल को प्रभावित करता है। भाई जब पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। कमजोर लेखन कौशल, जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है, को डॉट डॉट कहा जाता है। अब लेखन कौशल है, देखिए, तो यहां पे 34वें का आंसर होगा डिस्ग्राफिया हो सकता है, लेकिन यहां पे चूंकि आंसर देखिए डिस्ग्राफिया दिया ही नहीं है, तो अब आप बताइए क्या लगाओगे? तो आंसर हो गया डिस्प्रेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, जो कि 1995 के अनुसार अशक्त जो है व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वो जो है डॉट डॉट से कम अशक्तता से ग्रसित नहीं है। मतलब जो डिसेबल व्यक्ति है, शरीर में उसको कितनी अपंगता होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको वो जो है जो कार्ड बनता है ना फिजिकली हैंडीकैप वाला, वो। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, 40%। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे कहते हैं, 36 का आंसर हो गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन यहां पे सी होगा सही जवाब। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में अक्सर मध्यम से गंभीर बौद्धिक हानि होती है, जिनकी मापनीय आईक्यू आमतौर पर इस बीच होती है। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम, पहली बात तो पता होना चाहिए होता क्या है। तो जो डाउन सिंड्रोम वाला होता है, उस बच्चे के पास एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। तो अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से इसका शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो सामान्य से अलग होता है। तो यहां पे जब सामान्य से अलग होगा तो यहां पे बच्चा थोड़ा अलग प्रकार का दिखेगा। कुछ जो है कार्यों को करने में भी उसको कठिनाई होगी, उसका चपटा चेहरा हो सकता है, नाक चपटी हो सकती है ना। आमतौर पे ऐसे बच्चे जो है, ज्यादातर बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, आईक्यू इनका कम होता है। तो आईक्यू हम इसका जो टीचिंग एग्जाम में जो इसका आंसर दिया गया था वो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। 35 से 55 के बीच में इसका आईक्यू होता है। ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षा के माध्यम से जो है शैक्षणिक जो है सहायता करनी चाहिए। बात यहां पे समझ गए?
डाउन सिंड्रोम का सामान्य लक्षण क्या है? नोट कर लो। डाउन सिंड्रोम का सामान्य लक्षण है कि अतिरिक्त गुणसूत्रों की वजह से शारीरिक और मानसिक बनावट जो है अलग होगी। तो इस विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं चपटा चेहरा होगा, तिरछी जो है आंखें होंगी, नाक थोड़ी बड़ी हो सकती, मोटी हो सकती है, इस तरीके के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो जितने भी मैंने सब कुछ क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में दे सकता था टीचिंग एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के हों या नए आधारित हों, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिया। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेहनत करके मैं आपको देता हूँ ये सब टॉपिक्स। ठीक है, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है और आज का वीडियो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।